गौरव जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी सुरेखा जी पास में ही स्वेटर बुन रही थी। इसी बीच उनका पोता राहुल कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी किताबें। अच्छा दिखाओ तो, हम भी पढ़कर देखते हैं आपकी किताब। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए गौरव जी ने कहा तो उनके पोते राहुल ने गौरव जी के हाथ पर अपनी बुक रख दी। देखते ही गौरव जी बोले, राहुल बेटा ये कैसी किताब पढ़ते हो तुम? कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है और इसमें ये लाल रंग का अजीब आदमी कौन है? दादाजी ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। राहुल ने उत्साह से कहा, अरे बेटा हमारे ज़माने में चाचा चौधरी की कहानियों जैसी कॉमिक्स आती थी जिनमें अच्छी सीख भी मिलती थी, लोगों का मनोरंजन भी होता था। क्या दादाजी आपको तो एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है? गुस्से भरे स्वर में कहते हुए राहुल ने अपने दादाजी के हाथ से अपनी किताब छीन दी और वहां से बाहर भाग गया। गौरव जी बड़े आश्चर्य से राहुल को देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोचने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी सुरेखा जी से कहा, शायद आज के समय के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। सुरेखा जी जो अपने पति की भावनाओं को बहुत करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, आप उदास क्यों हैं? हमारा समय चला गया है। हम जितनी जल्दी यह स्वीकार कर लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। दरअसल कुछ महीने पहले तक गौरव जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा अमित उनके साथ फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी और सर्जरी के बाद कुछ महीने आराम करने को कहा गया। तो गौरव जी जो बड़ी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, अब वे घर पर बैठ गए थे। कुछ दिनों तक तो अमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चे और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। गौरव जी ने जब बेटे से हिसाब किताब के बारे में पूछा तो अमित ने जवाब दिया, पिताजी आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, इसलिए मैंने अब फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में नहीं पता, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन से गौरव जी को लगने लगा कि अब उनकी भूमिका में बदलाव आ गया है। कुछ दिनों बाद गौरव जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी उनकी नज़र वहाँ पड़ी नाश्ते की प्लेट पर गई, जिसमें फिर से मक्खन लगी रोटी ही थी। उसे देखकर गौरव जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से रोटी मंगवाई है और मक्खन लगाकर परोस दिया है। आप घर पर भी कुछ अच्छा बना सकती थी। सुरेखा जी ने उनके नाराजगी भरे शब्द सुनकर कहा, ठीक है, अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। वह रसोई में जाकर उनके लिए दलिया बनाने लगी। तभी उनकी बहू शालिनी तुरंत रसोई में आ गई और बोली, माँ जी आप क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया था ना। बहू तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी पहले मैं बच्चों और उनके लिए टिफ़िन पैक कर दूँ, ये सब काम आप बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही हैं। ये शब्द बाहर बैठे गौरव जी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। सुरेखा जी भी मुंह नीचे किए रसोई से बाहर आ गई और अपने पति गौरव जी को गंभीर मुद्रा में देखकर बोली, सुनिए जी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तो क्यों ना आप भी फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दें। आपकी दिनचर्या भी ठीक हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। सही कह रही हो सुरेखा, मेरे दिमाग में भी कुछ दिनों से यही चल रहा था। अगली सुबह जब उनका बेटा फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था तो गौरव जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज गौरव जी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनके इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वह अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। जब गौरव जी फैक्ट्री पहुंचे और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा अमित उनकी सीट पर बैठा हुआ था, तो उसे देखकर गौरव जी चौंक गए। तभी अमित की नज़र गौरव जी पर गई। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी आप यहाँ? तो गौरव जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए।
गौरव जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगा दी गई थी। इस बात का भी उन्हें इतना ताज्जुब नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर कहाँ गए? गौरव जी ने पूछा तो अमित ने जवाब दिया, पिताजी, मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगा दी है और पुराने कर्मचारियों को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। यह सुनकर गौरव जी को बड़ा धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में बेटे ने टोक दिया, अरे पिताजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वह भी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर गौरव जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का उनका सारा उत्साह जमीन पर गिर गया। स्वयं को अपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो सारे नए वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट दिया, जिसे देख उनका बेटा अमित गुस्सा हो गया और उस समय तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। पिताजी, आपको फैक्ट्री में आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर पर ही बैठिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। गौरव जी अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जड़वत खड़े रह गए। तभी सुरेखा जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम मुझे कैसा करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए अमित अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुरेखा जी ने गौरव जी को सांत्वना देते हुए बोली, सुनिए जी, आप तो बेवजह टेंशन लेते हैं, जाने दीजिए ना, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो बेटे को ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द बोल दिए थे, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज सुरेखा जी अपने बेटे द्वारा किया जाने वाला अपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन ऐसा आया कि सुरेखा जी रात को सोई और सुबह बिस्तर से उठी ही नहीं। गौरव जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन रमा ने उनको संभाला, लेकिन सुरेखा जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बेटे के व्यवहार से तो वह पहले ही अपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक सुरेखा जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू के अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटे, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन गौरव जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर से बहू ने मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वह जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके खाने पर दलिया या पोहा कर देने वाली उनकी पत्नी सुरेखा जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड ही उन्होंने चुपचाप खा लिए। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। तो अमित ने जाकर दरवाजा खोला और सामने अपनी बुआ जी को देखकर दंग रह गया। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर अमित ने हैरान होते हुए कहा। बुआ जी कुछ बोलती इससे पहले ही गौरव जी बोले, हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए रमा को यहाँ रहने के लिए बुलाया है। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आखिर उनका भी परिवार है, बहू शालिनी ने कहा तो इतने में उसकी बात काटते हुए बोले, अरे नहीं बहू, तकलीफ किस बात की, अपनों के लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान गौरव जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। रमा जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनकी फल और दवाइयों का समय का भी पूरा ध्यान रखती थी और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो गौरव जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वो अपनी पत्नी के जाने का गम भुलाते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था।
उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखो जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं। और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती है, उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठाकर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करने वाली। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई तो अमित अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, बुआ जी घर कब जा रही है? तो गौरव जी बोले, क्यों, क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन मेरी पत्नी पर रोब जमा कर रखती है बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ जाता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? अमित ने कहा तो गौरव जी बोले, बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वह तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रहे अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप दीदी को बुलाए रखते हैं। अमित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातों ने गौरव जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वह चाहकर भी इसके आगे कुछ ना बोल सके। लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटा बहू उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित गौरव जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर बैठ गए। सुरेखा, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था मुझे, लेकिन उसका यहाँ रहना भी हमारे बेटे बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहते हुए गौरव जी बोले। बहन के जाने के बाद अब वो फिर से उदास रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बात करने वाला नहीं था। बेटे बहू कभी भी उनके पास बैठकर बातें नहीं करते थे। जब तक उनकी बहन रमा उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बना कर देती थी। लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण गौरव जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी तो गौरव जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। तो बहू ने अनमने ढंग से खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया। लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी गौरव जी को खिचड़ी ना मिली तो दोबारा याद दिलाने पर बहुत तेज स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। आपने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। बातें सुनाते हुए बहू रसोई में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे गौरव जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में वापस लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज का काम बन चुका था। लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? अब घर में उनके सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था तो किसी और से क्या उम्मीद करते? सोचने लगे, क्या यही दिन देखने के लिए भगवान से बेटा मांगा था? सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो सुरेखा, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए गौरव जी की आंखें भर आई। घर में दम घुटने लगा था तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से गौरव जी थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनके अपने पुराने मित्र मुकेश जी से मुलाकात हुई। इतने समय बाद
अपने मित्र से मिलकर गौरव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। लेकिन जब मित्र ने गौरव जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो गौरव जी का चेहरा मुरझा गया और आंसू का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर गौरव जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीन खरीदी थी, कितने रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। कहते हुए गौरव जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुकेश जी अपने मित्र को सांत्वना देते हुए बोले, गौरव, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। तुम किसी के मोहताज नहीं हो। दिखा दो बेटे बहू को उनकी असली औकात। अभी भी सब कुछ तुम्हारा है। मित्र के शब्दों में उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके लौटे ही थे कि तभी उनकी बेटी आ गई। बेटी को देखकर गौरव जी ने कहा कि कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो तुम आ गई। कहकर गौरव जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर उनकी बेटी राधा बोली, पिताजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी तो बहू तो सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। वह गुस्से से बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और मैं भी इनकी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारे दिन रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर ही ले जाओ इन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर आज गौरव जी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ। शायद तुम भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर में मुझे निकालने वाले तुम होते कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो गौरव जी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात को काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि तभी अमित घर पर आ गया और बाबूजी को अपनी पत्नी पर भड़कते देखा तो गौरव जी पर चिल्लाने लगा, बाबूजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज़ सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़े और बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए। बेटा, अपना ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज मेरी बेटी आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम है। इसलिए अब यदि इस घर से कोई जाएगा तो वो हो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री को मैं फिर से संभाल सकता हूँ। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्मस्वाभिमानी अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अपने बाबूजी का यह रूप देखकर बेटे बहू को दिन में तारे नजर आने लगे। बिना देरी किए दोनों बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे।
तो गौरव जी ने उन्हें सुधरने का एक मौका और दे दिया। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज गौरव जी को नाश्ते में ब्रेड नहीं बल्कि दलिया खाने को मिला। जैसे ही गौरव जी नाश्ता करके उठे तो अमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज गौरव जी अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। अब बेटे बहू को अपनी औकात समझ में आ गई थी। अब गौरव जी की खूब सेवा पानी करने लगे थे वो लोग। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।